हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं और अपना ध्यान भी रहे हो। अपना ध्यान रखो अच्छे से बच्चों, ठीक है। और जब खुद का ध्यान रख लो तो अपने घर वालों का भी ध्यान रख लो, उनसे भी पूछ लिया करो कि पापा ठीक हो ना, मम्मी पापा ठीक हो ना, ठीक है। हालांकि ऐसा हम बहुत कम पूछते हैं, बहुत कम क्या, नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि जब हम पूछते हैं कि पापा या मम्मी ठीक है या नहीं, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो दो इंसान ऐसे हैं जिनकी तबीयत कभी बिगड़ ही नहीं सकती है। ये एक जो कहते हैं ना हमारे इंडियन स्वभाव में है, हमें ऐसा लगता है कि इस संसार में वो दो इंसान ऐसे हैं जो इनकी तबीयत कभी नहीं बिगड़ सकती, वो है पापा और मम्मी, ठीक है। इसलिए शायद बहुत कम बार हम ये पूछते हैं कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। बच्चों वो भी बीमार पड़ सकते हैं, वो अंदर से शायद टूट भी सकते हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि अब मैं क्या करूँ। तो एक बार के लिए कम से कम उनके साथ में खाना खाओ या फिर उनसे बातें करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, कर सको तो प्लीज़ करना, आपको भी अच्छा फील होगा। ओके चलिए, तो चालू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर आपको पता ही है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। दो भागों में आएंगे बच्चों, है ना। जो धारा मापी वाला पार्ट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगा, उसी के साथ में फिर एक लाइन के क्वेश्चन भी उसी वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। चलिए काम करना चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई देगा वो कुछ ऐसा है कि आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। देखो किसकी बात कर रहा है, वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा जा रही है और उसमें फेरों की संख्या कितनी है, एन है। तो ऐसी वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या आर है, फेरों की संख्या n है, धारा I जा रही है, तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2R, ये होता है, ठीक है। उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजों के समानुपाती दिख रहा है। तो हम बोलते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा के समानुपाती है, धारा बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक। और यही चुंबकीय क्षेत्र जो है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब 1/r के समानुपाती, समझ रहे हो। अगर r के व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/r के क्या होगी, समानुपाती होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक। तो देखिए कि किस किस के समानुपाती है, i और r के नहीं बच्चों, i के तो समानुपाती है, r के व्युत्क्रमानुपाती है। n और r के बिल्कुल n के समानुपाती है लेकिन r के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे भी दिक्कत हो गई है। चलिए i और 1/r के, I के समानुपाती, 1/r के भी समानुपाती, ये सही है। चलो अगला ऑप्शन भी देखो, I और 1/n के, थोड़ी सी गलती हो गई, I के तो समानुपाती है लेकिन 1/n के नहीं, n के भी समानुपाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है जिसमें ये दोनों चीजें हैं, आंसर है सी, ठीक है। तो सी आपका आंसर होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मेरे को। विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है पहले तो वो समझिए। अगर वो सीधा तार सीमित लंबाई का है, लेट्स सपोज करो अगर वो सीमित लंबाई का होता तो फिर उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र समझिए क्या होता, हम बोलते हैं म्यू नॉट I/4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही होता, ठीक। अब देख लीजिए कौन सा समानुपाती है कौन सा व्युत्क्रमानुपाती है। तो सबसे पहले तार के बिंदु से दूरी के समानुपाती है क्या, नहीं भाई, दूरी और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, पहला गलत हो गया। बी देखिए, तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के, तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के, सीधा तार बोल रहा है ना वो, चलो ठीक है ये बात, हाँ। तार से बिंदु की दूरी ये इसके वर्ग के, नहीं भाई वर्ग नहीं आ रहा, d² नहीं है, दूरी के व्युत्क्रम के, हाँ ये थोड़ा सा सही है, समानुपाती है किसके, दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन ऐसा है जो सही लग रहा है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के नहीं भैया, d² नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, ऐसा। तो ये समझ गए ना लिखने का तरीका। तो इसका ऑप्शन भी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, सी ही दिखाई दे रहा है। और अमूमन आप पाएंगे कि सी ही जनरली सही होता है। फिर तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है, मैंने पूछा आपसे तब बता दिया,
मैंने खुद ने। देखो क्या बोल रहा है, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो कि अल्पांश से r दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो धारा अल्पांश की बात कर रहा है, धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्ट का नियम होता है बच्चों। बायो-सावर्ट का नियम क्या था भाई, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, 4 पाई, यहाँ पर r स्क्वायर लिखते हैं, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही लिखते हैं बच्चों। चलिए अब यहाँ पर वो क्या पूछना चाहता है वो समझिए। तो धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो कि अल्पांश से r दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती है और किसके व्युत्क्रमानुपाती। तो I के समानुपाती, dl के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर 1/r स्क्वायर के समानुपाती। ठीक है, r के समानुपाती गलत है, r का व्युत्क्रमानुपाती ये भी गलत है, स्क्वायर में चाहिए हमें। r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती ये बिल्कुल सही है। इसे क्या बोलेंगे, r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती या 1/r स्क्वायर का समानुपाती। r पर निर्भर नहीं करता, ये तो निहायत ही गलत हो गया। तो ये कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आएगा इसका। ठीक है, पता चल गया ये। चलिए फोर्थ देखिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, और जैसा कि मैं ऑप्शन पढ़ पा रहा हूं, ये देखिए ये क्या पूछना चाहता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछना चाहता है। हालांकि ये सवाल आने की संभावना अब घट गई है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम तो हट गए, तो ये सवाल तो चांसेस कम हो गया। तो लेट सपोज करो ये धारावाही वृत्ताकार लूप है, ये चांस आएगा भी नहीं, दिशा ज्ञात करने का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा है, क्लियर है ये बात। अगर धारा ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र, देखो राइट हैंड यूज करो और उसकी अंगुलियों को धारा की दिशा में ऐसा घुमाओ, तो फिर अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर गया, ऐसा, अंगूठा बाहर की ओर गया ना, तो बाहर की ओर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा, डॉट, और डॉट क्या होता है, तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर धारा की दिशा को मैं उल्टा कर दूंगा तो फिर क्या बनेगा, क्रॉस बनता, तो तल के लंबवत अंदर की ओर। तो आप देखेंगे कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही लूप के तल के लंबवत ही होगा, या तो बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। समझना, धारावाही लूप के तल के लंबवत, बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। तो कुंडली के समतल में होता है, नहीं भैया समतल में नहीं होता, उसके लंबवत होता है। कुंडली के समतल के लंबवत होता है, बिल्कुल सही है, कुंडली के समतल के लंबवत होता है, बी ऑप्शन इज परफेक्ट। कुंडली के अक्ष के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, नहीं भैया ऐसा नहीं है, और सभी गलत है, ये गलती है। चलिए तो ये पता चल गया होगा। ओके, पांचवा सवाल देखिए, मैं एक बार के लिए इसे मिटा देता हूं। ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चंस पता चल गए होंगे और इनके सॉल्यूशन भी यहां पर है। ठीक है, हाँ देखिए, यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a, फेरों की संख्या n और इसमें प्रवाहित धारा I हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये तो वापस पहला वाला ही सवाल आ गया भाई। क्या भाई, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या a दे रखी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2a। ठीक, फेरों की संख्या स्मॉल n है तो आप यहाँ पर स्मॉल n कर लीजिए, जैसा सवाल में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो ये होना चाहिए म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2a। पहला ही ऑप्शन मेरे को सही दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक, छठा सवाल देखिए, छठा क्या बोल रहा है, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, 5 टेस्ला बहुत ज्यादा होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बराबर होगा किसके, ओहो, तो ये कन्वर्जन करवा रहा है और आपको पता होना चाहिए टेस्ला किसके बराबर होता है। तो ये ध्यान में रखें, जब हम टेस्ला की बात करते हैं और ऐसा ही पद्धति में बात करूं तो एक फॉर्मूला है बच्चों फ्लक्स का, है ना, चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होता है, फाई बी इज इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए या फिर बी डॉट एस। ठीक है, तो यहां से अगर b निकालोगे तो आएगा फाई डिवाइडेड बाय a। ठीक है, या a कोस थीटा कर दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मात्रक बता रहा हूं। फाई का मात्रक होता है वेबर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
ठीक। तो अगर मैं बोलूं 5 टेस्ला, तो 5 टेस्ला किसके बराबर होगा? 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। आपको ऑप्शन पता चल गया होगा कौन सा है? ए ही ऑप्शन यहां पर सही दिखाई दे रहा है, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ये बात। चलिए आगे देखिए 7वां, चुंबकीय क्षेत्र की विमा, मैग्नेटिक फील्ड की विमा चाहिए। अब ये बहुत सिंपल सवाल है और कॉमन सवाल है। ठीक, कैसे? तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन विमा और मात्रक निकालने के लिए साइन थीटा का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना ही विमा होती है। तो इसको हटा दो विमा और मात्रक निकालने के लिए। चलिए बी बराबर क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाय क्यू वी। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये विमा नहीं है। विमा तो अब मैं लिख रहा हूं, F क्या होगा? m1 l1 t-2, यही होता है बल्कि विमा तो। आवेश का a1 t1, वेग का l1 t-1, ये तो पता होना चाहिए भाई देवताओं। चलिए t1 से t-1 खत्म, l1 से l1 खत्म, क्या हुआ भाई? m1 आ गया। फिर l तो है ही नहीं तो l 0 हो जाएगा, t-2 और a ऊपर गया तो -1। ठीक है। बहुत सारी किताबों में एक ही जगह आई लिखा हुआ होता है, वो धारा की विमा को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको देखने को मिलेगा, इस वाली बुक में भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो इसकी विमा वैसे आपको पता चल गई होगी, m1 l0 t-2 a-1 है। तो एक ही जगह आप आई कर लीजिएगा। ओके, इसने आई को पहले लिख रखा है तो थोड़ा सा समझिए, i-1 आ रहा है, बिल्कुल i-1 आ रहा है। m1 देखो, m की कोई घात नहीं है, इसका मतलब m1 है तो m1 भी है, l0 भी है, t-2 t-2। हाँ, a जो बिल्कुल है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, a ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो a पे टिक लगा लीजिएगा 7th के अंदर। ठीक है, a पर टिक लगा लीजिएगा। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं कहीं खराब तो नहीं हो गया है। अभी तक तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है मेरे को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, 8th वन। दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। दो समांतर तार और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। एक ही सवाल पूछ सकता है, बताओ क्या आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? यही तो पूछेगा, और तो क्या पूछ सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेचारे के पास में, तो ऑप्शन भी नहीं है उसके पास में। क्या होगा भाई? विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो क्या? प्रतिकर्षण। आंसर आ जाना चाहिए था आप सभी का। तो को विकर्षित करेंगे। विकर्षित का मतलब बच्चों इंग्लिश में लिखा हुआ रिपेल, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन के ऊपर टिक लगा लीजिएगा। आकर्षण का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चुंबकशीलता की विमा होगी। चुंबकशीलता क्या बच्चों? म्यू। क्या बच्चों? म्यू। म्यू की विमा पूछ रहा है। और देखो, म्यू की विमा निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला जो मेरे को लगता है वो ये है बच्चों, dF डिवाइडेड बाय dl। कौन सा क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं। 9वां। अगर म्यू की विमा निकालनी है तो इससे बढ़िया फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको। μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। ठीक है ये बात। चलिए dF तो बल हो गया और ये L लंबाई हो गई है। μ0 का अगर यहां से फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा? dF बटा dl, तो ऐसा का ऐसा 2πd ऊपर चला गया और I1 I2 नीचे चला गया। ठीक है, अब विमा लिखना चालू करो। बल की विमा क्या? m1 l1 t-2। लंबाई की विमा L1। 2π की कोई विमा नहीं होती, d की विमा L1। धारा की विमा A1 होती है, तो A1 यहाँ से A1 यहाँ से, A1 और A1। ठीक है, L1 से L1 जाता रहा, या तो इसको काट दो या किसी को भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बैठ रहा है, m1 L1 t-2 a-2। और अगर इस किताब की बात करें तो ये कुछ ऐसा लिखेगी, ml t-2 i-2, ऐसा लिखेगी। आई को शायद पहले लिख दे। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आप अगर आरबीएससी में लिख करके आ रहे हो तो ये आएगा। ठीक है, गौर करो कौन सा बैठ रहा है, m1 l1 t+ का 2 आ गया, नहीं पहला गलत है। दूसरा देखिए m1
L1 T-2 T-2 भी है और I-2, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है ना, बी वाला आपको पता चल रहा होगा, बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही आएगा 9वां, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। 10वां सवाल देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए एक बार के लिए, चलो आ जाएगा शायद इसी में। R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बराबर होगा। देखो हालांकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो 8th जो चैप्टर है उसका हो गया कि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, आप सभी को पता है बच्चों, है ना। किसी इलेक्ट्रॉन का अगर वो किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहा हो तो कुछ ऐसा लिखते हैं EV/2, ऐसा लिखा ही नहीं लिखा है, यही तो होता है चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, है ना। अभी तो मैं परिमाण में लिख रहा हूँ। देखो ये कहाँ बैठ रहा है, EV कैपिटल R, ये देखो ये बैठ रहा है, यही बैठ रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये ध्यान में रख लो। हालांकि चुंबकीय आघूर्ण मेरे हिसाब से कोर्स से हटा दिया गया है। 11वां देखिए, मैं एक बार के लिए इसको मिटा देता हूं। 11वां एक अच्छा सवाल है बच्चों। ओ लाइट जो है वो चली गई है, उसने थोड़ा सा धोखा दे दिया है हमें। एक मिनट रुकिएगा। देखिए बच्चों 11वां सवाल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हुए आवेशित कण का गतीय पथ या गतिपथ चित्रानुसार दिखाया गया है। कण के आवेश की प्रकृति होगी। ओके, आपको ये बताना है कि उसका आवेश धनात्मक है, ऋणात्मक है, या फिर हम ज्ञात नहीं कर सकते या फिर शून्य है। ओके, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो चुंबकीय क्षेत्र को समझिए, क्वेश्चन कौन सा है 11वां। पहले तो चुंबकीय क्षेत्र को समझिए, डॉट वाला चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। आवेश ऐसा प्रवेश किया और फिर ऊपर की ओर घूम रहा है, ऐसा ही तो जा रहा है, ठीक। तो उस पे लगने वाला बल ऐसा है, इस तरफ, ये बल की दिशा है। क्लियर। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं धनात्मक आवेश की। अगर धनात्मक आवेश, वेग की दिशा ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये बी ऐसा, ठीक है। वेग की दिशा ऐसी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी, बल लग रहा है ऐसा, ठीक। चलो पहले तो मैं धनात्मक आवेश की बात करता हूं कि अगर इसमें धनात्मक आवेश प्रवेश करता तो क्या होता। तो बोलो थप्पड़ का नियम यूज करो, सबसे अच्छा। फ्लेमिंग का नियम बहुत अच्छा है, लेकिन फ्लेमिंग के नियम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं थप्पड़ का नियम यूज करता हूं। थप्पड़ के नियम के अंदर क्या, ये राइट हैंड का हथेली वाला नियम क्या होता है, इसमें अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा गति की दिशा को, तो ये जो हथेली पे जो लंब बनता है ना, वो बल की दिशा को होता है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर, बाहर की ओर, चलो ये बाहर की ओर। फिर वेग कहाँ की ओर बच्चों, आगे की ओर। तो मेरा अंगूठा कहाँ जाए, आगे की ओर। तो हथेली कहाँ जा रही है, नीचे की ओर, मतलब बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। किस पे, धनात्मक आवेश पर। ये धनात्मक आवेश के लिए है, ठीक है। तो हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर था, वेग इस तरफ दिखाई दे रहा है, बल लगता धनात्मक आवेश पे नीचे की ओर। अगर धनात्मक आवेश पर बल नीचे की ओर लगता तो ऋणात्मक पर कहां की ओर लगता, ऊपर की ओर। दोनों पे विपरीत लगता है बल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ये कौन सा आवेश होगा, ऊपर की ओर लग रहा है, इसके ऊपर बल, तो कौन सा आवेश होगा, माइनस का आवेश होगा। अगर इसके ऊपर ये नीचे की ओर घूमता तो फिर ये कौन सा होता, प्लस का आवेश होता, ठीक है। ऐसा ध्यान में रखिएगा। तो ये बी है, इसका सही दिखाई दे रहा है मेरे को, ऋणात्मक आवेश होगा, ध्यान में रखिएगा। एक अच्छा सवाल है, ठीक है। ओके, 12वां सवाल देखिए। 12वां क्या है, स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर क्या होगा। देखो समझो क्या बोल रहा है, एक स्थिर आवेश है और उसके पास में आपने एक बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो उस स्थिर आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाता है आवेश पर वो होता है QVB sin थीटा, ठीक। अगर उस आवेश के पास में वेग ही नहीं है जो कि 0 है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र उस पर कितना बल लगाएगा, 0। उस आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पहले भी स्थिर था और बाद में भी स्थिर ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या आएगा,
वो बोल रहा है धनात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा। नहीं भैया ऐसा नहीं है। ऋणात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये भी नहीं होगा। आवेश में चक्रण गति उत्पन्न हो जाएगी। बहुत बढ़िया भैया। डी देखिए आवेश स्थिर रहेगा, ये था इसका बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन शुरुआत वाले तो ऐसे खतरनाक दे रखे हैं जैसे पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आवेश पहले भी स्थिर था, अभी भी स्थिर ही रहेगा। ओके 13वां सवाल। हाँ 13वां सवाल देखिए, ये 12वां सवाल जो हमने किया, ये 12वां सवाल था। 13वां सवाल देखिए, किसी सीधे धारावाही तार को आर त्रिज्या के एक वृत्तखंड के रूप में मोड़ा गया है। ठीक बात है। वृत्त के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, आप सभी को पता है कि अगर कोई वृत्तीय अल्पांश होता है, जैसे ये कोई वृत्त मान लीजिए है ना, और इसका ये अल्पांश काट लो, तो इस अल्पांश में आई धारा जा रही है। इस अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, है ना। तो हम बोलते हैं कि ये वाला कोण देखो और ये वाला चाप देखो। ये वाला चाप हमने कितना माना, dl माना। ये दूरी कितनी, r है, जो उसकी त्रिज्या थी। ठीक है, तो अब सभी को ये पता होना चाहिए बच्चों कि db तो एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्या भाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, आर स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्या में कैपिटल आर मान रहा हूँ इसलिए आर स्क्वायर लिख दिया, कैपिटल आर लिखा है। साइन थीटा का मान 1 होगा, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। आप जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90 डिग्री बनाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से ये भी हट गया। अब सारी रामायण जो है वो इस डीएल के ऊपर आकर के रुक गई है। डीएल कहाँ से निकलेगा, तो आप सभी को पता है क्या भाई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, नहीं होता। तो डीएल बराबर क्या होगा, थीटा इंटू आर होगा, नहीं होगा, होना ही चाहिए। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर आएगा भैया आंसर। ठीक है, देखो म्यू नॉट आई थीटा, ये तो सभी में ही सब सेम है। 2 आर नहीं भाई, आई पाई तो गायब हो गया, ये तो वैसे हट गया। म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 360 आर, 360 मतलब 2 पाई हुआ, नीचे कितना आना चाहिए, 4 पाई आना चाहिए, मतलब 720। सी देखिए, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 720 आर, 720 मतलब 4 पाई हो गया एक हिसाब से तो। ठीक है, तो 720 बिल्कुल ठीक है बच्चों, है ना। ओके डन, तो ये 13वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। सी ऑप्शन आएगा इसका। 14th सवाल देखिए, 14th वाला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर मेरे को देख करके बताएं। अच्छे से पढ़ो इस सवाल को, जितनी देर में मैं बोर्ड भी साफ कर देता हूं, अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर मेरे को बताओ। तरीके से पढ़ लीजिए सवाल को। सवाल क्या है 14 देखिए, अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारालूप स्वतंत्र रूप से स्थित है, दोनों एक दूसरे के समतल में हैं, तो इनके बीच में कैसा बल लगने वाला है वो पूछ रहा है। चलिए 14th डायग्राम मैं वापस से रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये तार बहुत बड़ा है, इसका एक छोटा सा भाग ही हम यहाँ बना रहे हैं और इसके पास में एक आयताकार लूप है, यहाँ पर ये आयताकार लूप है भाई। ठीक है, और इसमें धारा ऐसे जा रही है। ठीक, अब आपको बताना है कि क्या होने वाला है। बताओ भाई, सोचो क्या होने वाला है बच्चों। मैं इसको नाम दे दूं क्या, ABCOD। देखिए पहले कुछ समझ लेते हैं क्या है। एक तार ये और एक तार ये, दोनों तारों में समान दिशा में अगर धारा जाती है तो दो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमने बोला इन दोनों में धारा समान जा रही है तो आकर्षण होगा। तो I धारा और AB तार जिसमें भी कुछ ना कुछ धारा जा रही होगी, धारा की दिशा समान है तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, है ना। इसको XY तार मान लेता हूं मैं,
तो XY तार और AB के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। इनके बीच की दूरी, ये जो D1 लिख लेता हूं, इनके बीच की दूरी D1 है ना। फिर आगे देखो, ये वाला और ये वाला, इनके ऊपर बल तो लगेगा। कैसे बल लगेगा वो समझिए। तो हम बोलते हैं ये ऐसा जा रहा है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा ऐसे जा रही है तो लंबाई भी आप ऐसे ले लो। चलिए, लंबाई ऐसे, धारा भी ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, बल तो लगेगा क्योंकि दोनों इकाइयां क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत है। क्लियर है ये बात तो? ठीक, चलिए कैसे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ऐसा मान लो आप। धारा की दिशा को मान लेते हैं एक बार के लिए। धारा की दिशा धनात्मक आवेश की दिशा होती है, तो बल कहाँ की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। इसके ऊपर बल लगेगा ऊपर की ओर, इस पूरे तार पर। और ऐसा का ऐसा, इसमें धारा की दिशा और इसमें धारा की दिशा विपरीत है, तो इसमें बल लगेगा कहाँ की ओर, नीचे की ओर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये लो खत्म। ठीक है, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है, दोनों में समान धारा जा रही है ना, और इस तार से समान दूरी पर स्थित है। इस कारण हम देखेंगे कि ये बल और ये बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इनकी तो हमें बात ही नहीं करनी, हटाओ। चलिए CD देखिए, CD और XY में अगर धारा की दिशा देखोगे तो एक दूसरे के क्या है भाई, विपरीत है। धारा की दिशा विपरीत है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो हमने बोला XY और CD एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल, लेकिन ये वाली दूरी D2 है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे दूरी D2 है, और आपको ये पता होगा कि D1 कम है, D2 ज्यादा है, दिख रहा है सवाल में। ठीक, अब कौन सा बल ज्यादा होगा, इसका बल मैं मान लेता हूं F1 और इसका बल मान लेता हूं मैं F2। ठीक, तो कौन सा बल ज्यादा होगा, गौर कीजिए। तो जब आप DF डिवाइडेड बाय DL देखते हैं ना, तो होता है μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। अब गौर करोगे, दूरी जितनी कम होगी बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो दूरी D1 है वो कम है, इसलिए इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा है। किसकी तुलना में, प्रतिकर्षण की तुलना में। क्लियर है ये बात? तो परिणामी बल कौन सा होगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का भी, है ना। F1 में से F2 को घटाओगे, दोनों विपरीत दिशा में है। ठीक, ये ज्यादा था ये कम था, तो बचेगा कौन, ज्यादा वाला ही तो बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आकर्षण वाला बल ज्यादा है, F1 वाला मान ज्यादा है, F2 वाला कम है। तो F1 माइनस F2 करोगे तो जो भी परिणामी आएगा वो दिशा तो F1 की ही लेगा, जो ज्यादा था, दिशा कौन सी, आकर्षण की। ठीक है ये बात, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। परिणामी बल कैसा लगेगा, आकर्षण का लगेगा उस आयताकार लूप पर। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखिए, दोनों के बीच आकर्षण होगा, पहले ही सही है। ठीक है, पहला ही सही है, पता चला। चलिए हाँ, 15वां देखिए क्या बोल रहा है। समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण किसी एक समान स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं क्रमशः से RP और R अल्फा हो, तो आपको ये ज्ञात करना है। अच्छा सवाल है। देखिए, जब कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो वो वृत्तीय पथ में गति करता है, ये आपको और मेरे को दोनों को पता है। जब वो ऐसी गति करता है तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है, QVB के बराबर होता है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इससे आपकी सारी रामायण सॉल्व हो जाएगी। तो R का वास्तविकता में फॉर्मूला हो गया mv डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, QB, यही हुआ। अब यहां पर वो जब सवाल बोल रहा है तो बोल रहा है कि दोनों कणों की, मतलब अल्फा पार्टिकल की भी और प्रोटॉन की भी, दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यहां पे तो गतिज ऊर्जा दिख नहीं रहा, तो मैं कन्वर्ट करूंगा इसको। मेरे को ये पता है ये संवेग होता है, तो मैं बोलूंगा ये संवेग है, यहां पे P लिख दो। ठीक है बात। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध हमें पता है भाई, क्या होता है,
√2m(k) होता है नहीं होता, संवेग p बराबर होता है √2m(k), जहां k गतिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान है। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, q भी तो आ ही रहा था, पता चल गया, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया। चलो अब काम करना चालू करते हैं। पहले वो कौन सा पार्टिकल लिख रहा है, प्रोटॉन, और उसके बाद में अल्फा। देखो काम करो, r प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r अल्फा बराबर क्या होगा। r प्रोटॉन के लिए काम करते हैं, तो ये हमने लिखा √ ऊपर ही है 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा तो समान थी, बटा प्रोटॉन का आवेश और चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों के लिए समान था। r अल्फा पे आओ, √2 गुणा, अब m अल्फा कण का द्रव्यमान होता है बच्चों इस प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना बच्चों, 4 गुना। कितना, 4 गुना होता है। पक्की बात है नहीं है, ध्यान में रखना। तो हम बोलते हैं 4 MP, ये चीज ध्यान में रखने लायक होती है। गतिज ऊर्जा दोनों की समान है, बटे आवेश समझिए, प्रोटॉन का आवेश और अल्फा कण के आवेश में क्या होता है, तो हम बोलते हैं 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है, तो 2qp लिख देता हूं। अल्फा कण के आवेश को कितना लिखेंगे, 2qp, और चुंबकीय क्षेत्र तो समान था, b से b जाता रहा। ठीक, qp से qp जाता रहा। चलो सॉल्व करो, आप गौर करोगे √ के अंदर 2 MP कैंसिल हो गया। ऊपर देखोगे तो कुछ भी नहीं बच रहा, 1 बच रहा है। यहां देखो √ में है 4 को √ से बाहर निकालोगे तो 2, और उसमें भाग लग रहा है वापस से 2 का, 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे भी 1 में 1 का भाग लगा है तो 1 ही आएगा। कुल मिलाकर के Rp डिवाइडेड बाय R अल्फा बराबर 1 होगा। इसका मतलब Rp बराबर क्या होना चाहिए, R अल्फा। दोनों के वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए, यदि उनकी गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। ठीक है, देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2/2 सी ऑप्शन देखिए, Rp बराबर R अल्फा जो है वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आपको ऊपर वाला फॉर्मूला पता होगा, फिर आपको संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध पता होगा। ये चीजें सॉल्व हो जाती है बच्चों आसानी से। कंडीशन अप्लाइड, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। आगे देखिए 16 क्या बोल रहा है, किसी लंबे सीधे धारावाही तार में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से दूरी d होती है बच्चों, और 10 सेंटीमीटर मतलब 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला है। B बराबर कितना, 2 मिली मतलब 10 की घात -3 टेस्ला है। ठीक है, चलो आपको धारा ज्ञात करनी है, और किसी लंबे तार के कारण मतलब अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 I/2 पाई d होता है, बराबर कितना, 2 गुणा 10 की घात -3। μ0 का मान 4 पाई × 10 की पावर -7, I का मान ज्ञात करना है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, d का मान देखिए 10 गुणा 10 की घात -2, 10 की घात -1 मीटर लिख दूं क्या, तो ये 10 की घात -1 लिख दिया डायरेक्ट ही, बराबर क्या, 2 गुणा 10 की घात -3। ठीक, ये काटो 2 आएगा और 2 को इससे काट दिया, खत्म। सॉल्व किया, 10 की घात -6 ऊपर, I बराबर कितना, 10 की घात -3, तो I बराबर कितना हुआ, 10 की घात -3 में भाग लगाओ 10 की घात -6 का, आएगा 10 की घात 3। सॉल्व करोगे तो ये आएगा ना, नीचे 10 की घात -3, ऊपर जाते ही प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए कितना, 1000 एम्पियर, बहुत ही बेबी 1000 एम्पियर की धारा बह रही है उसमें। कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन सही दिखाई देगा। पता चला, फॉर्मूला सिंपल था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां सवाल, 17 पढ़िए एक बार के लिए 17 क्वेश्चन को।
देखिए क्या बोल रहा है, यदि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य WE है ना, विद्युत क्षेत्र ने कितना कार्य किया है, WE कार्य किया है, तथा स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य WM है, तब ये सवाल जो है वो लॉजिकल है। देखिए थोड़ा सा समझते हैं, मैंने आपको बताया था, शायद लास्ट वीडियो में भी बताया होगा, और अगर आप मेरे पूरा चैप्टर देखोगे, 7th वाले चैप्टर के वीडियोस बहुत तसल्ली से बनाए हुए हैं, अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके द्वारा लगने वाला, किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है ना बच्चों, वो अभिकेंद्रीय बल होता है। कैसा बल होता है, अभिकेंद्रीय, मतलब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आप कार्य क्या पढ़ते हो, कार्य बराबर क्या होता है, Fx cos थीटा पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे चुंबकीय बल और आवेश पर विस्थापन दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होता है बच्चों, ठीक है। और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो किसी भी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होता। विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है और आप किसी एक दिशा में किसी आवेश को लेकर के जाओगे, कार्य तो करना ही पड़ेगा, वो 0 नहीं होगा। हाँ, जिस पॉइंट से लेकर के गए हो घुमा फिरा कर वहीं लेकर के आ जाते हो तो कार्य 0 होगा, लेकिन ऐसा तो बोल ही नहीं रहा, वो आवेश को विस्थापित करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब विस्थापन हुआ है, बल भी लगा है, इसका मतलब कार्य तो होगा। तो ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहला गलत है, दोनों ही 0 गलत है। दूसरा देखो WE बराबर 0 नहीं भाई, विद्युत क्षेत्र द्वारा 0 नहीं होगा। तीसरा देखिए WE 0 के बराबर नहीं है, जबकि WM 0 के बराबर है। C बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होता। एक ही दिशा में अगर विस्थापित किया जाए तो। 18वां 18 देखिए, और जैसा मैं देख पा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर ऐसा मैंने कोई काम करवाया नहीं आपको। वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण को E तथा B के क्रॉसित क्षेत्र से अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त है। बहुत ही बढ़िया। देखो, अगर कोई आवेश अविक्षेपित रहे, दोनों ही क्षेत्रों से अगर कोई आवेश अविक्षेपित रहे, उसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वो आवेश कुछ इस तरीके का काम करे कि वह विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह बन जाए। ठीक है, मेरी बात को समझना, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण ही एक ऐसी चीज है, या फोटोन ही एक ऐसी चीज है जो कि ना तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है ना ही चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है। ठीक है, तो अगर मैं वो कॉन्सेप्ट को यूज कर लेता हूं तो वो यहाँ पर अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी चीज है जो इन दोनों क्षेत्रों से अविक्षेपित होती है। ठीक है, तो अगर मैं वो कॉन्सेप्ट यूज कर लूं बच्चों, तो मेरे को क्या पता चला, मेरे को ये पता चला कि C इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय B होता है, तो E इज इक्वल टू क्या, CB। अब वो बोल रहा है कि आवेश C वेग से नहीं गति कर रहा, V वेग से गति कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, VB होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा, अविक्षेपित रहने के लिए दोनों ही क्षेत्रों द्वारा लगने वाला परिणामी बल कितना होना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ठीक है, एक और तरीका है। ठीक, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसा आप कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट वहां से उठा सकते थे। अदरवाइज अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल, इन दोनों का योग, यही परिणामी बल होता है, यही होता है। लॉरेंज बल यही तो बताता है। और अगर वह अविक्षेपित है तो परिणामी बल कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, चलिए काम करते हैं। ये कितना होगा, QE, ये कितना होगा, और बराबर में क्या, 0। Q को कॉमन ले लो, E फिर प्लस जीरो, आवेश तो 0 नहीं है, आवेशित कण था, तो E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा करके दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का V सदिश क्रॉस B सदिश। ठीक, अब इसके बाद में उस तरफ गया ना, परिमाण रूप की बात कर रहे हैं हम।
ठीक। और वैसे भी अगर इनकी दिशा देखोगे तो विपरीत चलेगी। 180 क्या कहते हैं आप, जब आप इसकी वैल्यू देखोगे तो आप बोलोगे कि 270 का एंगल भी यूज़ किया जा सकता था। तो उस केस के अंदर, या फिर मैं परिमाण में अगर मैं बात करूँ तो ई बराबर क्या आएगा, वीपी आएगा। थीटा की वैल्यू 90 मान करके चल लो, ठीक। तो ई बराबर वीबी आया है, यहाँ से भी यही निकल रहा है और यहाँ से भी यही निकल रहा है। अविक्षेपित होने के लिए ये कंडीशन लागू होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। माइनस का निशान क्यों हटाया, परिमाण रूप में कार्य करने के लिए हमने हटा दिया है, आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये? ओके, चलिए पता चला। तो क्या होना चाहिए, E बराबर वीबी। देखो ये लो, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन लगा लीजिएगा इसका। 19वां देखिए, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा। देखो अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे, इसका मतलब गति की दिशा, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। एफ क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, 0 बच्चों, है ना। उस पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। डी ऑप्शन मेरे को बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, 19वें का डी लगाइएगा। 20वां सवाल देखो बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। वृत्ताकार कुंडली, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, और बी का फॉर्मूला कितना होता है, μ0I डिवाइडेड बाय 2R या फिर 2A। और अगर फेरों की संख्या n है तो n लगा लीजिएगा। यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए I के मान में कोई चेंज मत करो, कुंडली की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, कुंडली की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, R को दुगना कर दो, तो नया चुंबकीय क्षेत्र B डैश बोलूं, μ0I और n ऐसा का ऐसा, और R को दुगना कर दो, तो ये 2 × R/2 कर दूं क्या, सॉरी R/2 नहीं 2R, क्या हो जाएगा, μ0I n डिवाइडेड बाय 2R, तो ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर 2 और नीचे चल रहा है, ठीक। गौर करो ये तो B था, है ना, और B में किसका भाग लग रहा है, 2 का। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बस इतना ही तो है ना, एक ही चीज तो कंडीशन में लगा रहा है, कुंडली की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, कुंडली की त्रिज्या को दुगना किया, ठीक बात है। तो फिर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, प्रारंभ का आधा हो जाएगा। सी ऑप्शन लगा लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सी, इसका सी ऑप्शन आएगा। 21वां सवाल, ये समझ में आया ना बच्चों, सिंपल सवाल था। 21वां सवाल देखें आप सभी, और स्कूल में पेपर्स कैसे चल रहे हैं आप सभी के, स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर मिले उसे उसी समय सॉल्व कर लिया करो बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में v तथा r क्रमशः चाल तथा वृत्त की त्रिज्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समानुपातिकता सही है। ओके, v और r में संबंध पूछ रहा है और वृत्तीय गति कर रहा है। चलो हाँ ठीक है, हमें पता है क्या भाई, देखो mv डिवाइडेड बाय क्यूबी था, r इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाय क्यूबी था, आपको सभी को पता है। 21वां सवाल ही है ये। तो अगर मैं यहां से देखूं v और r में, तो ये एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, समानुपाती चल रहे हैं, ऐसा ही है, गौर कीजिए। तो v समानुपाती r वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है बच्चों। ये दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, समानुपाती चलते हैं। v समानुपाती r लगा लीजिएगा, है ना। c वाला बिल्कुल सही दिखाई दे रहा। 22वां, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आप चाहें तो इस सवाल को स्किप कर सकते हैं, नहीं आएगा। बताओ क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाले सवाल अब नहीं आ सकते। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम ही हटा दिए, तो सवाल देगा ही नहीं, ठीक है। तो 22वां सवाल तैयार नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैं आपको बता ही देता हूं। ओ बिंदु पर आपको याद करनी है, धारा ऐसे जा रही है। तो ये ध्यान में रखो, इस वाले भाग का इस वाले भाग का इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र
का मान शून्य होता है इन दोनों भाग से। क्यों? क्योंकि ये इसकी अक्षीय रेखा पर है। ठीक है, तो अक्षीय रेखा पर स्थित समस्त बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ये बात ध्यान में रखना धारावाही तार के कारण। अब इस वाले के कारण देखो, तो हमने बोला धारा ऐसे जा रही है, मैं अंगूठे वाला नियम यूज कर रहा हूँ, राइट हैंड का अंगूठे वाला नियम, राइट हैंड थंब ला। तो धारा की दिशा अंगूठे से, तो चुंबकीय क्षेत्र अंगुलियों से, तो फिर क्रॉस आ रहा है। फिर इसके कारण देखो, तो इसके कारण धारा ऐसा अंगुली अंदर की ओर जा रही है, तो वापस से इसके कारण भी क्रॉस आ रहा है। फिर इधर देखो, तो अंगूठा ऐसा लेकर के जाओ, तो अंगुलियां कहाँ की ओर जाएंगी? अंदर की ओर जाएंगी। अगर अंदर की ओर जा रही हैं तो वापस से क्रॉस आ रहा है। तीनों के कारण परिणामी क्या होगा? अंदर की ओर आएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र तल के क्या है? लंबवत है। और कहाँ की ओर है? अंदर की ओर। समतल के लंबवत अंदर की ओर। लंबवत बाहर की ओर गलत है, लंबवत अंदर की ओर बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। हाँ भाई, 22वां सवाल, सॉरी 23वां सवाल। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित स्मॉल एम चुंबकीय आघूर्ण, अपन कैपिटल एम से काम करते हैं, आप सभी को पता है, कैपिटल एम कर लीजिएगा। चुंबकीय आघूर्ण वाले धारावाही पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान, भाई टो बराबर क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, एन आई ए सदिश क्रॉस बी सदिश, जिसे हमने कैपिटल एम क्रॉस बी लिखा था। ये होता है बल आघूर्ण। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी लिखाया था। तो एम क्रॉस बी देखिएगा, ए वाला ऑप्शन सही जा रहा है। 24वां सवाल देखिए, क्षेत्रफल ए वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। ओके, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, और वो कितना होता है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, यही होता है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए देख लो भाई कैसे होगा चुंबकीय आघूर्ण। हालांकि पूछा नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोर्स में नहीं है शायद, और मैं देख लूंगा, चेक करके बता दूंगा। m बराबर क्या होता है? एन आई ए होता है। n तो फेरों की संख्या, इसको हटा दो, आई ए हो गया। तो आई ऐसा का ऐसा है ना, और ए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है क्या? ठीक है ये बात। चलिए आई कहां से निकालेंगे? यहां से। आई बराबर क्या होगा? बी को गुणा करो किससे? 2r से। ठीक है बात, है ना। बी को गुणा किया 2r से, उसमें भाग किसका लगा दिया बच्चों? म्यू नॉट का, और गुणा हो रहा है किससे? पाई आर स्क्वायर से। ठीक, ये तो r क्यूब हो गया, क्या हो गया? चलिए अब यहां से मेरे को एक चीज समझ में आती है, क्या? ये पाई आर स्क्वायर तो a ठीक है, क्योंकि जैसा मैं ऑप्शन देख रहा हूं उसमें a आ रहा है, तो ये तो a लिखा जाएगा। लेकिन ये r को कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो भाई r को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने लिखा a बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? a में किसका भाग लगाओ? पाई का। तो r का मान क्या होगा? अंडर रूट a बटा पाई होगा। ठीक है, तो ये चेंजेस करने हैं हमें। तो b ऐसा का ऐसा, इसकी जगह a ऐसा का ऐसा, नीचे म्यू नॉट ऐसा का ऐसा, ये 2 ऐसा का ऐसा, और इस r की जगह क्या लिखोगे? a बटा पाई, और वो भी कैसा? अंडर रूट में। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन आना चाहिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। देखिए कौन सा बैठ रहा है? a बटा पाई तीसरा बैठ रहा है क्या? तीसरा ऑप्शन जो है वो मेरे को सही दिखाई दे रहा है, सी वाला, है ना। 24वें में सी देखिए, सी आपको सही दिखाई देगा। ठीक है, चलिए 25वां सवाल कर लेते हैं। अब हमारे पास में 3 सवाल और बचे हैं, और ये अंतिम है भाई। आज का वीडियो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सवाल हो गए, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये ज़्यादा ही सवाल करवा दिए ना मैंने। चलिए आगे देखिए 25वां सवाल क्या बोल रहा है। एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर हैं छोड़ा जाता है, कण की गति होगी। पहली बात तो समझिए, विराम में था और विरामावस्था में उसे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है में छोड़ दिया जाता है। क्या होगा बच्चों? पहली बात तो वो विराम अवस्था में था, चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। क्लियर है ये बात? तो चलो चुंबकीय क्षेत्र तो हटाओ, और विद्युत क्षेत्र क्या करेगा?
जिस दिशा में वो जाना चाहेगा, तो वो आवेशित कण जो है अगर धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, मतलब सीधी रेखा में क्या करेगा, गति करेगा। तो इस केस में सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही काम करेगा। और कैसे में लेके जाएगा, उसे सरल रेखा में लेकर के जाएगा, ना तो वृत्त बनाएगा, ना हेलिक्स बनाएगा, ना साइक्लोइड बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। 25वें में ए, सिर्फ विद्युत क्षेत्र वाला बल ही देखा जाएगा, है ना। चलिए ध्यान में रखिएगा, कंफर्म हुआ ना बच्चों ये तो। 26वां देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की वेग की दिशा कौन सी दिशा, आई कैप, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में विद्युत क्षेत्र मौजूद है। विद्युत क्षेत्र ई कहां में, वाई अक्ष की ऋणात्मक में, तो मतलब जे, और वो भी कैसा, माइनस का। उचित मान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन पर नेट बल क्या हो, शून्य हो। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट बल F कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके लिए आपको B की दिशा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिए एक फैक्ट यूज करो लास्ट वाला ही। क्या भाई, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ, समझना इस चीज को, मैं लिखता हूँ वेग, ओके ठीक है, तो आवेश में लगने वाला बल Q, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, QE प्लस Q V क्रॉस B, ठीक है, बराबर क्या, 0। Q को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो E सदिश प्लस V क्रॉस B सदिश बराबर क्या बच्चों, 0। हटाओ इसको, तो ये तो उस तरह जाते ही 0 हो जाएगा। E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का V क्रॉस B सदिश, ठीक। चलिए अब इस चीज को समझते हैं। इसको मैं क्या लिख दूं, B क्रॉस V सदिश लिख दूं। माइनस को करो तो अंदर वाला चेंज कर सकते हो। चलिए B कैसा है, B तो ज्ञात करना है कि कैसा जाएगा, ठीक। लेकिन इसकी दिशा कैसी आनी चाहिए, E की दिशा कैसी है, माइनस का J है, ठीक है। तो B देखो, V की दिशा कैसी है, I कैप, तो मैंने लिखा V I कैप। अब माइनस का J कब आए, जब मैं इसे K से मल्टीप्लाई करूं, है ना। देखो I J और K को अगर I से मल्टीप्लाई करोगे, K को किससे, I से, तो आएगा प्लस का J। K इधर लिखूं, I इधर है ही, तो फिर प्लस का J आ जाएगा। मेरे को प्लस का J चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस के K को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए, किससे, I से मल्टीप्लाई कराया जाए, तो फिर कैसा आएगा, माइनस का J आएगा, ठीक है। ये ऐसा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का K। माइनस का K का मतलब क्या हुआ, माइनस की Z डायरेक्शन आनी चाहिए, ऐसा ही तो होना चाहिए ना, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन, ये बात समझ में आई क्या आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अगर K क्रॉस I, मैं यहाँ पर K लिखता हूँ, तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, J यहाँ पर है, I यहाँ पर है, तो इसके साथ में K ही आएगा। लेकिन K प्लस का या माइनस का वो देखने वाली बात है। तो मैं बोलता कि अगर K प्लस का होता और I से क्रॉस करते तो प्लस का J आता, लेकिन अगर माइनस के K को I से करेंगे तो फिर माइनस का J आएगा। ये तो 11th की बात थी, ठीक। तो यहाँ पे माइनस का K आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत हो जानी चाहिए थी Z में। चलिए तो ध्यान में रखिएगा, ऋणात्मक Z अक्ष की ओर आएगा 26वें का B लगा लीजिएगा, ठीक है। अब 27वां देखिए, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश एक समान वेग से गति करता है तो फिर वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 27वें का देखिए, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा सही करने की आवश्यकता है ना। एक समान वेग से अगर आवेश चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, है ना। अगर वो गति कर रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये सवाल वाकई में बहुत ज़्यादा थे। आपके बुक के ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कर लो, इनको तैयार कर लो, सवाल वैसे भी बाहर नहीं जाने वाला। एक बच्चों को मैं वापस बोल रहा हूँ, आपने मेरे पे इतना विश्वास किया, आपने बोलता कोर्स पूरा करवाओगे, मैंने कोर्स पूरा करवाया। आप अगर बोल रहे हो कि सर वो मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दो, कौन सा मॉडल पेपर जो आप बोल रहे हो प्रश्न पत्र क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा दो, वो भी मैं करवाऊंगा, वो भी मैं करवाऊंगा। तसल्ली रखो बच्चों, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम फर्स्ट फिजिक्स के तो क्वेश्चन हम देख लें, ताकि जब आप वो मॉडल पेपर करो तो कुछ सवाल तो आपको देखे हुए लगे, कुछ सवाल तो आपको आते हुए लगे, नहीं तो सारी रामायण ऊपर से जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलिए तो कम से कम फर्स्ट फिजिक्स का यहाँ तक का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन वो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, मैं करवाऊंगा बच्चों, बोल रहा हूँ तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।